आ गया, अभी शेयर करो इसकी लिंक इधर शेयर करने की, शेयर की तरह, हाँ शेयर, मेरे को शेयर करो इधर, जाओ अभी देखो सर, ओके सर। Good morning, students. So, guys, welcome in my chemistry YouTube channel. So, from बैक कैमरा किधर है आपको? ओके स्टार्ट, गो स्टार्ट करो, आ रहा है थोड़ा सा और पीछे रखो। पीछे क्या आगे? पीछे पीछे बस आगे पूरा कवर कर जाए इसको। आ गया, चलो जाओ। पूरा एकदम स्क्रीन कवर कर जाए। ज़्यादा मतलब फिर आगे सही, थोड़ा सा अरे दिख रहा है, चलो आ रहा है, चलो फिर से स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्ट बोलिए, चलो लिंक से कि लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस एट सॉलिड फेज। व्हाट द मीन्स ऑफ बीपी? बीपी मीन्स होता है सॉलिड फेज, ठीक है, वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। तो 3 पॉइंट कंप्लीट है, एनी डाउट? ओके, एक नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द सॉल्यूशन डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे लाइक ए शुगर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसका वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन बनेगा डिप्रेस हो जाएगा ना, ये तो बताया था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वही है। इस पॉइंट नोट कर लेते हैं। ऑन एडिशन ऑफ non-electrolyte solute, the solution lowering in vapor pressure। पॉइंट क्लियर है? जब किसी भी सॉल्वेंट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, या वेपर प्रेशर डिप्रेस हो जाएगा, मतलब लोअर हो जाएगा ना, इसी को रिलेट करना है, ठीक है? ओके, इसमें ग्राफ से समझते हैं लोग। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन लर्न। ओके, ये ग्राफ क्या करता है? ग्राफ इज दैट इन द y एक्सिस हमने क्या लिया? वेपर प्रेशर, ठीक है, मैं डिस्कस नहीं किया था Vp। इन द x एक्सिस क्या लिया? टेम्परेचर। क्लियर? टेम्परेचर हमने x एक्सिस पे लिया है और y एक्सिस पे हमने क्या लिया है? वेपर प्रेशर। तो एट 1 atm, दिस इज द लाइन ऑफ 1 atm प्रेशर। किसका है लाइन ये? 1 atm प्रेशर का, ठीक है? इस लाइन का ध्यान रखना है। एंड दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, ओके, दिस इज द TF, this is the TF naught। What is the TF and TF naught? अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, ओके। अगेन
अच्छा ढक्कन। पॉइंट क्लियर है ना? ये क्या शो कर रहा है? सॉलिड फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। जरा समझना, ये टेम्परेचर इस साइड क्या होगा? राइज होगा ना? पॉइंट क्लियर है ना? और वेपर प्रेशर ऊपर जाने पे राइज होगा। अब बताइए जरा, फ्रीजिंग पॉइंट किधर आएगा? इधर आएगा, इधर आएगा, तो लेफ्ट साइड में आएगा ना, इधर टेम्परेचर राइज होगा। तो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बी। ये तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और जो नीचे ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ, दिस इज नोन एज, इसको समझो जरा, ये तुम्हारा ग्राफ किसका है? ये है सॉल्यूशन का ग्राफ। ऑलराइट, तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्स रहेगा। ओके, यहां पे हमने क्या किया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या है यहां पे? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, अब देखो TF है और TF नॉट। TF नॉट मींस क्या है? देखिए, इधर से आएंगे टेम्परेचर डिप होगा, तो इस पॉइंट पे ये प्योर सॉल्वेंट इस पॉइंट पे क्या हो गया? फ्रीज हो गया। लेकिन जो हमारे पास सॉल्यूशन है ये बी पॉइंट पे है, फ्रीज हो, मतलब फ्रीज हो गया। मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या? डिप्रेस हो गया, कम हो गया। क्यों बताइए? क्योंकि सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल है और नॉन वोलेटाइल मैक्सिमम टाइम में सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अब देखो, सॉल्यूशन में एक कंटेनर लिया, उसमें अगर ऑलरेडी सॉलिड पार्टिकल है तो लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने में थोड़ा हेल्प मिलेगा ना। इसलिए यहां पे क्या होगा? ये जो पॉइंट है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? TF नॉट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको लिख देते हैं नीचे, TF नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका बेसिक मीन्स क्या होगा? अब बताइए, अच्छा TF नॉट की वैल्यू मोर है और TF की वैल्यू कम है, क्यों? क्योंकि इस साइड से साइड टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब प्योर सॉल्वेंट में जो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। इसका बेसिक मीन्स हुआ, यहां से एक डिब्बा बना लो, ठीक है, नहीं भाग जाएगा, तो यहां पे TF की वैल्यू लेस देन TF नॉट फ्रॉम दिस ग्राफ। कंप्लीट किया? एनी डाउट? किसी कोई डाउट तो नहीं है ना? सारा बाद में निपटा देंगे हम। ओके, सारा कुछ चल रहा है ना? किसी कोई समस्या? यहां तक किसी कोई डाउट आया? ये सिंपल से मैंने क्या बताया? डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और ये मैंने एक ग्राफ बताया, ग्राफ के द्वारा हमने हाउ टू शो द डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ग्राफ से हमने कुछ कंक्लूड किया। तो ग्राफ से हमने कुछ कंक्लूड किया है, तो कुछ पॉइंट नोट कर लो। ओके, इसको रफ कर रहे हैं। आज फर्स्ट क्लास है, आराम से पढ़ाएंगे। आप लोग कोई डाउट है बाद में आपका सारा कुछ सॉल्यूशन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम थोड़ा पढ़ाने में कंसंट्रेट करें। इस तो मैंने कल डाउट सेशन पढ़ाया नहीं। डाउट सेशन में सारे लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप लोग डाउट नहीं पूछे तो कैसे काम चलेगा? क्लियर है ना?
कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। चलिए फ्रॉम द ग्राफ हमने ग्राफ से क्या सीखा? तो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट ये सीखा कि वेपर प्रेशर ऑफ ठीक है, क्या सीखा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। सॉल्यूट मींस एक चीज है कि सॉल्यूशन लिखने दोनों पॉइंट हो जाए कवर। अच्छा ओके, देखो अच्छा किस बच्चों को ग्राफ समझ में नहीं आया फिर से समझ लो, ठीक है। हमने जो ग्राफ बनाया है ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में ग्राफ बनाया है। किसको समझ में नहीं आया थोड़ा दिमाग खोल के बैठो, ठीक है। देखो तो ये टेम्परेचर को शो कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वेपर प्रेशर को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है 180 एमपी लाइन क्या शो कर रही है? 180 एमपी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही। दिस इज नॉन एज, एक हमने एक लाइन ड्रा कर दी, एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। और ये जो ग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज नॉन एज प्योर सॉलिड ग्राफ। प्योर सॉलिड जैसे वाटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राफ इसका प्योर सॉल्वेंट का, और ये वाला जो ग्राफ है इसका सॉल्यूशन का, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन इसका होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो यहाँ पे क्या है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी है। अब जैसे तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो क्या हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम हो जाएगा। अब देखो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये पॉइंट ए का, और जो सॉल्यूशन उसका फ्रीजिंग पॉइंट बी। पॉइंट समझ में आया? नहीं समझ में? ये तुम्हारा बढ़ गया, ये कम हो गया, तो हमको ये बताना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यही तो मेन था ना कि फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, मतलब ये प्योर सॉल्वेंट का है और दिस इज ग्राफ बाय नोन एज अ सॉल्यूशन। अब देखो जब फ्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इधर से इधर आएगा, कम होगा ना, टेम्परेचर राइज नहीं कर रहे। दिस इज नोन एज टीएफ और दिस इज नोन एज टीएफ नॉट। अब तो क्लियर है, किसी कोई डाउट? अब देखो, अब ऑलरेडी देखो दिख रहा है कि टीएफ की वैल्यू कम है, टीएफ नॉट की वैल्यू ज्यादा है। मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है उसे क्या बोलते हैं? टीएफ नॉट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टीएफ नॉट रहेगा, और टीएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये तुम्हारा दिख रहा है। अब कोई डाउट है? ओके ओके, समझ में आ रहा है। देखो फ्रॉम द ग्राफ हमने क्या क्या कंक्लूड किया, तो मेन कंक्लूजन हमारा यही है, ठीक है। इस पर ध्यान दो। कंक्लूजन यही है, यही हम तुमको लिखने वाले थे। पहला कंक्लूजन क्या है कि टीएफ की वैल्यू टीएफ नॉट से कम है, ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन ये टीएफ क्या है, टीएफ नॉट क्या है, तो हमने इसमें लिख दिया ना, इसे कंक्लूजन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेन पॉइंट आया कि अब देखो यहां से डेल्टा टीएफ क्या है, व्हाट इज डेल्टा टीएफ? एक नया वर्ड कहां से आया? इसे बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा मींस होता है डिफरेंस ऑफ टू फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे वैल्यू किसकी ग्रेटर है? टीएफ नॉट माइनस टीएफ,
दिस इज द मेन फार्मूला। एक फार्मूला सामने है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सेकेंड देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पॉइंट सा क्या है? अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलगेट नाम सुना है ना, उसी के नाम पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रखा गया है। चलिए मौज मस्ती के साथ क्लास चलनी चाहिए। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कुछ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट द क्वालिटी ऑफ सॉल्यूट। ओके, ये तो सब जानते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझाना है क्या, लिख देते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कई लोग नए होंगे ना, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, नॉट द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, नहीं क्वालिटी ऑफ सॉल्यूट। ओके, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? किसी कोई डाउट? हाँ, बोल दिया तो तुम डाउट वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट, सब पढ़ चुके हो, फिर भी जो लोग नए हैं ना, कई बच्चे होंगे ऐसे तो पहली बार देख रहे हैं। चलिए, मौज मस्ती भरा जीवन होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको, ठीक है। डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है तो पहला पॉइंट, हंसते रहो, बिना किसी वजह के हंसते रहो। लेकिन कुछ लोग क्या बोलेंगे, समझ गए ना? चलिए देखो, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट थोड़ा और समझ लो। काफी दिनों से बोर्ड में लिखा नहीं था, एक तो चार की अच्छा है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा? डेल्टा टी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। छोटकू या बड़कू हम जानते हो ना, किसी ने मोलैरिटी, छोटकू या होता, छोटा या और बड़ा या मोलैरिटी होता है। इसको जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहां से रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ टाइम्स स्मॉल एफ। पॉइंट समझ आएगा? अब तो केएफ क्या होता है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। नाम दे, मन करे तो याद, या फिर मोलर डिप्रेशन, ये सही है, कांस्टेंट, ठीक है। ये सीधा सीधा वर्ड बोल रहा है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है एप्लीकेबल फॉर, दिख रहा है ना सबको, नोट करते रहो, किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये एप्लीकेबल फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? लाइक एज शुगर, ग्लूकोज, ठीक है, दीज आर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो भाई तुमने इलेक्ट्रोलाइट लिया तो किसानी कहानी खत्म, एक नया वर्ड या फिर नया फैक्टर आ जाएगा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई टाइम्स
दिस इज नोन एज क्वांट ऑफ फैक्टर। क्या होता है? क्वांट ऑफ फैक्टर होता है आई का वैल्यू क्या है? आई इक्वल टू, सभी को पता है क्या होता है? कहूँ नहीं सकती चला चलिए इसको एक्सप्लेन करना है। मान लो कहाँ पे लिखा मोबाइल एक्सप्लेन करें। अच्छा चलो चलो ठीक है। देखो अच्छा, अब मोलैलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, इस सब मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था। आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। 6 to 7 मैंने कंसंट्रेशन टर्म डिस्क्राइब किए अच्छे, ठीक है। अगर वो नहीं आएगा तो ये सब बेकार तुम्हारे लिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो समझ में नहीं आएगा। तो पिछली वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए सारे जो मैंने किए, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। अगर हम मोलैलिटी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे तो कैसे काम चलेगा? चलिए आप लोग बोल रहे पढ़ देता हूँ। मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है। देख लो अच्छा, मोलैलिटी इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, ये है यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ ये सब किसको नहीं आ रहा है? चलिए किसको नहीं आ समझ आ रहा है, थोड़ा आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये अगर हम बताएंगे तो वो सब कैसे काम चलेगा? डाउट सेशन में तो लोग पूछते नहीं, 7-8 लोग ही पूछते हैं। चलिए ये पॉइंट समझ में आया, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल एम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट का वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। कुल मिला के सॉल्वेंट का जो वेट रहेगा केजी में रहेगा, सॉल्वेंट इन केजी। पॉइंट समझ में आया? अब तो मोलैलिटी समझ में आ रही है ना। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है। 1 kg के स्थान पे 1000 ग्राम भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारा एटॉमिक मास होता है ऑलवेज कंसीडर्ड इन ग्राम, तो इसमें आ जाएगा। एनी डाउट? किसी कोई समस्या? ये पॉइंट समझ में आया ना? देखो इसको रब कर देते हैं। अब यहाँ हम आई बताने जा रहे थे,
फिर से देख लो। अच्छा, इधर से एक्सपेरिमेंट जो बताया था ना, एक्सपेरिमेंट से डेल्टा टीएफ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम मोलर की, ठीक है। यहाँ से टीएफ इनटू एम आ जाएगा। ये मोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला बनेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या हो जाएगा, ये फॉर इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये फॉर इलेक्ट्रोलाइट है, क्या हो जाएगा, वन फॉर फैक्टर यूज करेंगे। आई की वैल्यू क्या रहेगी, वन फॉर फैक्टर थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। आई की वैल्यू होती है 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स एल्फा। दिस इज द फॉर्मूला। ये सब मैंने डाउट सेशन में अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। कई बच्चों ने पूछा था हमसे। अब जिसने नहीं पूछा कोई समस्या नहीं, इसको समझ लो और अच्छे से थोड़ा समझ लो। पुराने लेक्चर सारे देखो अच्छे से, ठीक है, तब तो समझ में आएगा। ऐसे सोच रहे होगे तो देखो, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोथ का फैक्टर है n माइनस 1 एल्फा। यहाँ पे n क्या है थोड़ा देखो, n बिकम्स नंबर ऑफ टोटल आयन, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल आयन्स। और एल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये भी तुम लोग को ये कहां से आ गया, ये सब मैंने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया था अच्छे से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये 0.5 में है, n माइनस 1 एल्फा 1 प्लस n माइनस 1। अब देखो आई की वैल्यू थोड़ा समझ लो। जैसे एग्जांपल समझ लो फॉर NaCl, ये क्या है, एक सहायक है, स्ट्रॉन्ग सहायक है। तो क्या हो जाएगा, जब भी इसमें इक्वल सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाएगा। कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा है, ये भी इक्वल्स बनाएगा और ये भी इक्वल्स बनाएगा। पॉइंट क्लियर है। अब देखो, तो यहां पर अब इसके लिए अगर डेल्टा टीएफ निकालना है फॉर दिस, तो क्या हो जाएगा, अब यहां पे नंबर ऑफ टोटल आयन n की वैल्यू कितनी होगी सॉल्यूशन में, बताइए, बताइए। तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में था, इसको हमने इक्वल सॉल्यूशन मिक्स किया। अब देखो नंबर ऑफ टोटल आयन कितने हो गए, 2 हो गए ना, n की वैल्यू 2 आ गई। फॉर दिस i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए। इसके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू 1 होती है, मतलब 100% डिसॉल्व हो जाएगा इक्वल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहां से i की वैल्यू ये फार्मूला लिखो जरा, ये फार्मूले 1 प्लस लिखो 1 प्लस n माइनस 1, n फॉर दिस NaCl2 माइनस 1 और अल्फा की वैल्यू 100% डिसॉल्व है ना, तो 1 आएगी। और यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए, 1 प्लस 1 इट बिकम्स 2। इस प्रकार मुझे i की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। किसी कोई दिक्कत, आई की वैल्यू समझ में, थोड़ा और समझ लो, मन कर रहा है तो समझ लो, ठीक है। इसे हमारे पास K4FeCN6 आ गया, ओके। व्हाट इज दिस, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड यहां से देख करना है। अब इसको जब लोग इक्वल सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो अपने आयन से ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट पार्ट ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये हो जाएगा 4K प्लस, पॉइंट है पोटेशियम में प्लस चार्ज होता है सिंगल, और हो जाएगा FeCN का होल 6, चार्ज कितना आएगा बताइए,
ये आ जाएगा 4 का माइनस। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 है और ये वैल्यू 1, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, दिस इज कोऑर्डिनेट पार्ट, ये एनालाइजेशन पार्ट है, कोऑर्डिनेशन पार्ट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे 5। ऑलराइट, इसके बेस पे i की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। देखो जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू नहीं गिवन रहेगी तो वैल्यू 1 मान लेंगे, अदरवाइज मुझे अल्फा की वैल्यू परसेंटेज में दे सकता है 30%, 50%, 70%, 80%, उसके हिसाब से अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा नहीं गिवन है तो 100% मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने आंसर ब्रेक डाउन हो गया, तो 1 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 1। अल्फा नहीं गिवन है, कितना मालूम बताइए, अल्फा की वैल्यू 1, जब भी नहीं गिवन तो 1 मान, जब भी मोल नहीं गिवन होता कितना मानते हो 1 मानते हो ना, सेम वे। वैसे अल्फा गिवन है तो सॉल्व कर लेंगे, तो वैल्यू 1, इट मींस कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार आई हमारे समझ में आ गया क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है जो कि नंबर ऑफ टोटल आयंस और अल्फा पे डिपेंड करेगा। कोई समस्या, चलिए ठीक है, एनी डाउट, सब समझ में आ रहा है। तुम लोग जब पूछते हो ना मोडालिटी का तो बड़ा दुख होता है कि मोडालिटी नहीं आती, कैसे समझ में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, बताना मेरा काम था, मैंने सारा कुछ बता दिया। वैसे अगर कंसंट्रेशन टर्म किसी को नहीं समझ में आए तो ये सब उसके लिए बेकार है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जिसको समझ में नहीं आया, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोडालिटी क्या होता है, मोडालिटी क्या होता है, मोड फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वैल्यू, ये सब नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो देखिए आप लोग। अदरवाइज यहाँ पे अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, अभी न्यूमेरिकल चलाएंगे, न्यूमेरिकल नहीं तो नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल ही आता है, ये सब कुछ नहीं आएगा, ये सब तो अभी चल रहा है। अब स्टार्टिंग पॉइंट है न्यूमेरिकल का, पॉइंट क्लियर है ना। देखो हमारे पढ़ाने में कोई कमी नहीं है, बस तुम लोग जितना पढ़ा चुके हैं उसको अच्छे से पढ़ोगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रीवियस लेक्चर से ही मेरा लेक्चर कनेक्ट रहता है, हर एक लेक्चर जो है प्रीवियस लेक्चर से ही कनेक्ट रहता है, ठीक है। चलिए इधर से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमने एक फॉर्मूला सीखा ना कि डेल्टा टीएफ के दो फॉर्मूले हैं, पहला है टीएफ नॉट माइनस टीएफ, दिस इज द फर्स्ट, एंड सेकेंड इज डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई टाइम्स केएफ इनटू स्मॉल एफ, ठीक है। तो व्हाट इज केएफ, केएफ बताया था मैंने, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बताया था। इसका यूनिट क्या बनेगा, यूनिट ऑफ केएफ, तो क्या बनेगा थोड़ा समझ लो, इसका यूनिट क्या बनेगा केल्विन केजी पर मोल, या अदरवाइज डिग्री सेंटीग्रेड में ले सकते हो, ठीक है, केजी पर मोल, या अगला है केल्विन, के फॉर केल्विन है, केल्विन, ओके, केल्विन पर स्मॉल एम, स्मॉल एम कैसे पता, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक स्मॉल एम कैसे पता, मोलैरिटी, ठीक है। और मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है बताइए,
मोल पर केजी होता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी होता है। वहीं पे हम केजी ऊपर आ जाएगा, मोल नीचे चला जाएगा। अब ये दोनों इक्वल कैसे हो, देखो देख लो, नहीं गुस्सा आ जाओ तुम, ये दोनों में देखो रिलेशन क्या है, ठीक है। तुम लोग तो गुस्सा आते हो जल्दी। देखो स्मॉल m क्या होता है, मोलैरिटी। इसका यूनिट क्या होता है बताइए, मोल पर केजी, ठीक है। अब स्मॉल m के स्थान पे मोल पर केजी रखोगे तो पहला वाला आ जाएगा। एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूं वैसे, डिफरेंस इन केजी, डिफरेंस इन केजी नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू डिफरेंस इन केल्विन। डिफरेंस इन केल्विन, के बार केल्विन, कप्पा नहीं। किसी को कोई डाउट? पॉइंट क्लियर है, यहां तक समझ में आया ना? यूनिट सब कुछ कवर कर लिया हम लोगों ने। अब चलते हम लोग थोड़ा सा, अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पे थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहां तक सारा कुछ कंप्लीट। एक और थोड़ा सा फिर से कंसंट्रेशन टर्म तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है। इसको रब कर दें, रब कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा तेज नोट कर लो, नोट कर लिया है ना। अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है ना। चलिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले को नोट कर लो कि मोल फ्रैक्शन और मोल ये बनेगा ये क्या लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन इंपॉर्टेंट है। कल ही मैंने इस पे क्वेश्चन कराया था, ठीक है। चलिए थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बढ़ते हैं, थोड़ा याद रखना एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही है। पॉइंट क्लियर है ना। एक क्वेश्चन देखो, हाउ मच, लिखो C2H5OH should be added to 1 liter water so that it will not freeze it. It will not freeze it. थोड़ा सा देख लेते हैं, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पॉइंट, ठीक है। हमारे पास KF और डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है। KF ऑफ वाटर 1.86, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर
ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखो चलिए हाउ मच सीपेज 5OH, तो सीपेज 5OH क्या है, सॉल्यूट है। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कोई समस्या इसमें अभी तक? देखिए आप लोग, हाउ मच सीपेज 5OH शुड बी एडेड, इस अमाउंट ऑफ सीपेज 5OH फाइंड करना है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। शुड बी एडेड इन 1 लीटर, हमारे पास वॉल्यूम गिवन, ठीक है, वाटर सो दैट इट विल नॉट फ्रीज एट -2 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास केएफ ऑफ वाटर में गिवन है 1.86, ठीक है, पॉइंट क्लियर है? बताइए कोई समस्या? तुम लोगों को टाइम दिया है, थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, अच्छा अब बोर्ड की तरफ देखो, ठीक है, हमारे पास ये लीटर में गिवन है और चाहिए किसमें, मोलेटी फाइंड करने के लिए जो सॉल्यूशन है हमारे पास अमाउंट में चाहिए ना, वेट में चाहिए। तो क्या होता है, सबसे पहले डेंसिटी इक्वल टू m/p, इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। डेंसिटी हमारे पास 1 ग्राम पर ml है, तो देखो इसकी वैल्यू 1 इक्वल टू m फॉर मास, ये किसके लिए लगा रहा है, ये वाटर के लिए, ऊपर लिख देते हैं, तुम लोग उस्ताद हो ना, फिर कहोगे ये कैसे बोल रहे हैं, और वाटर के लिए हो रहा है। वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, दिस इज द सॉल्यूट, ठीक है। अरे तो एल्कोहल और वाटर कहीं मिक्स होते हैं क्या, बताइए, सबने ट्राई तो किया होगा ना, अरे मिक्स नहीं होते, ठीक है, मतलब ये सॉल्यूट है हमारा, ठीक है। अब देखो मीन्स क्या हो जाएगा, 1/मास/वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना लेंगे बताइए, ml में लेना पड़ेगा ना, किसमें लेंगे, ml में लेंगे, क्योंकि डेंसिटी किसमें गिवन है, ग्राम पर ml में गिवन है, ठीक है। तो मास किसमें आएगा, मास में हमारे पास ग्राम में आएगा ना, ओके। तो ये हमारे पास 1000 ml, 1000 ml कहां से आया, दिस इज द 1 लीटर जो गिवन है, उसको हमने ml में कन्वर्ट कर लिया। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है ना, ओके, बहुत टाइम लग रहा है, चलिए कोई समस्या नहीं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे पढ़ा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब यहां से मास कितना आ गया बताइए, 1000 ग्राम मींस 1 kg। ये एक लाइन लिखना था हमको, लेकिन समझाना जरूरी है, नहीं तो आप लोग बोलोगे समझ में नहीं आएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग, सामने लगाओ, डेल्टा TF इक्वल टू KF टाइम्स 2m, ठीक है। देखो ये वाटर में डिजॉल्व होगा नहीं, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये I की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो C2H5OH यहाँ पे क्या माना हमने, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया है हमने, तो फॉर दिस I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पे हमने I को कंसीडर नहीं किया, पॉइंट क्लियर। अब डेल्टा TF होता क्या है, TF नॉट माइनस TF इक्वल टू KF की वैल्यू बताइए, चलिए अच्छा KF इनटू स्मॉल है, उनको क्वेश्चन इसी कवर करना है। अब बताइए सर फॉर वाटर TF नॉट कितना होता है, मतलब सॉल्वेंट के लिए स्टैंडर्ड कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। हमने सारा कैलकुलेशन डिग्री सेंटीग्रेड में कर रहे हैं, और याद रखना, तो 0 माइनस, ठीक है,
अब ये तुम्हारा कितना आ गया TF का, ये हमारे पास 2 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन, नॉट फ्रीजेड, ठीक है। ये वैल्यू क्या है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज दिस इज द TF वैल्यू गिवन है। अगेन TF की वैल्यू कितनी 1.86, इसके बाद छोटू एम निकालना है। छोटू एम चाहिए तो क्या करेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के लिए हमने मतलब मोल्स चाहिए ना, C2H5 OH के मोल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट हमको निकालना है, हाउ मच इस वेट निकालना है, तो कितना हो जाएगा इसका वेट हमने x मान लिया, और C2H5 OH कितना बनेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 46, निकालो सब लोग, हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब डिवाइड में मोलरिटी निकाल लो, क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा kg, बस अब कुछ नहीं बचा, तुमको x की वैल्यू फाइंड करना है, ये आ गया 2, ये आ गया 1.86 into x अपॉन 46 कहाँ से आ गया, व्हाट इज दिस, अब ये भी कुछ लोग पूछ रहे होंगे, C2H5 OH का मॉलिक्यूलर वेट है, निकाल लो, x की वैल्यू कितनी आ गई, कैंसिल करो 0.93, ठीक है। तो x becomes 46 डिवाइड बाय 0.93, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 49.4 ग्राम, मतलब 80 ग्राम, ठीक है। पॉइंट समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत है, अरे मॉलिक्यूलर वेट नहीं समझ में आया, चलिए मॉलिक्यूलर वेट इसको भी निकालना सिखा देते हैं, कोई समस्या नहीं। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इसका 2 टाइम्स लेंगे कार्बन का, थोड़ा स्पेस कम है, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, इसका 2 टाइम्स लेंगे ना 12 होता है, प्लस 5 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन 1, इसको जब सॉल्व करोगे ना कितना है बताइए 46 ही है। और किसी कोई समस्या, और किसी कोई समस्या, ठीक है ठीक है, क्लियर है ना, क्वेश्चन समझ में आया ना, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हाउ मच C2H5 OH, दिस अमाउंट ऑफ C2H5 OH निकालना तुमको, will be added to 1 liter solution, मतलब 1 liter water, so that it will not freeze at -2 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास KF की वैल्यू गिवन, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं गिवन तब भी हमको मान के चलना है कि 1 ग्राम पर ml होती है, इसका मालूम ही है। अब वो फ्राल वाटर सॉल्वेंट है हमारे पास, डेंसिटी कितनी गिवन है उससे हमने मास निकाल लिया, मास कितना आ गया हमारे पास 1 kg 1000 ग्राम। एक्चुअली मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है। तो स्मॉल m क्या हो जाएगा, स्मॉल m क्या होता है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने गिवन वेट माना x, क्योंकि निकालना ही है, x हमने निकाल लिया, और डिवाइड मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 46, ये वाला हमने रखा है यहाँ पे। ओके, इसके बाद क्या होता है कि सॉल्वेंट इन केजी, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 kg आ गई। तो ये वैल्यू तुम्हारी सारा को सॉल्व करने के बाद अब कैलकुलेशन क्या है, हमने अपने हिसाब से कैंसिल किया, हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। हो सकता है तुम लोग इसको कैंसिल करो, तो कैलकुलेशन अपने ऊपर डिपेंड है। पहले बोल देता हूँ, हमारा कैलकुलेशन हो सकता है अलग हो, तुम्हारा अलग हो, आंसर सेम आना चाहिए। ओके, आंसर सेम आना चाहिए। तो ये कोई बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को, पूछ सकते हैं। अच्छा, किसी कोई कमेंट है? ठीक है ना, सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ फिर से बोल रहा हूं, जिसको भी कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, फिर से बोल देता हूँ। इसीलिए मैं शुरुआत से जो भी लेक्चर पढ़ाया वो अच्छे से कंप्लीट किया। अब यहाँ पे हम अगर कंसंट्रेशन का पढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी ना, इसको रब कर रहे हैं, सभी ने सॉल्व कर लिया ना इसको, काफी देर हो गई। रब कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, टाइम लगता है इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और लेंगे, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है। घर पे थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दैट the freezing point of a solution, the freezing point of a solution, ठीक है, containing 15 centimeter cube of ethyl glycol, clear, in 15 ग्राम ऑफ वाटर। थोड़ा सा क्वेश्चन लिख ले, फिर समझाते हैं पूरा, इसको नोट कर लो। is found to be इसकी वैल्यू गिवन है -34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द assuming ideal behavior, assuming ideal behavior of solution, calculate the density of glycol, ओके। तो ये बनेगा आपका चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सेंटीमीटर क्यूब
of ethyl glycol in 15 gram of water is formed to be freezing point कितना है -34 डिग्री सेंटीग्रेड assuming ideal behavior of solution. आइडियल सॉल्यूशन बताया था मैंने. तो कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकॉल. इसकी डेंसिटी बताना है. तो बताइए जरा. सब लोग ट्राई करो. हमारे पास और भी गिवन है KF ऑफ वाटर 1.86. ठीक है, ये भी गिवन है. क्या हो हमारी बैटरी लो हो रही क्या? देखो लास्ट क्वेश्चन है. बैटरी लो हो. ठीक है, इसको क्वेश्चन देख लो. चलिए थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या गिवन है जरा पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है. तो वॉल्यूम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल ये क्या होता है? CH2OH. ये व्हाट इज दिस? इथाइलिन ग्लाइकॉल. ठीक है, इसका वैल्यू कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, पॉइंट समझ में. ये हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन 15 ग्राम. इसको चाहिए किसी मोलरिटी का फाइंड करें, केजी में आ जाएगा. चलो उसी से मैं कन्वर्ट कर. इसके बाद ये क्या है? व्हाट इज दिस? -34 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका TF क्योंकि सॉल्यूशन का है -34 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, और डेंसिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल गिवन है. KF की वैल्यू गिवन है KF 1.86. ठीक है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो. डेल्टा TF. देखो हमें चाहिए क्या? डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल का वॉल्यूम गिवन है. ठीक है, और डेंसिटी भी गिवन है इथाइलिन ग्लाइकॉल की. अच्छा, डेंसिटी कैलकुलेट करना है. ठीक है, डेंसिटी कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम गिवन है तो मास निकालना पड़ेगा. वो भी कहां से मास निकालोगे? फ्रीजिंग पॉइंट से मास निकालो. डेल्टा TF इक्वल टू स्मॉल m इनटू TF. ये पॉइंट है. थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाना पड़ेगा आपको. अब देखो स्मॉल m क्या है? झटको ये अपना मोलरिटी. साथ में डेल्टा TF की वैल्यू क्या आ जाएगी? TF नॉट माइनस TF. TF नॉट माइनस TF इक्वल टू स्मॉल m इनटू KF. अब TF नॉट और वाटर के लिए कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड. मालूम है ना वाटर. यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? वाटर है. तो TF नॉट किसका लेंगे? वाटर लेंगे. तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी. माइनस TF की वैल्यू कितनी है? तुमको बताया था मैंने. ठीक है, -34. ओके, स्मॉल m क्या होता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट. 10 बार चिल्लाना. इसको मैंने x मान लिया मास. ठीक है, मास जो x मान लिया. इस पे जरा CH5 CH2 इसका जरा निकालेंगे. कितना आ रहा है बताइए? मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है इसका? निकालो.
मार्जिनल रेट निकाल लो इसका, 62 आ रहा है वैसे, सब लोग इसका मार्जिनल रेट निकाल लेंगे। ठीक है, निकालना आता है ना, अभी सिखाया था। कितने कार्बन को ऐड कर दो, ठीक है। CH2H का 2 टाइम्स कर दो ना, तो CH2H कितना बनेगा, कार्बन 12 है, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 प्लस 16, 31, 31 का 2 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा, 62। ये सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। हमारे पास मार्जिनल रेट कितना आ गया, 62। डिवाइड में हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम किसमें गिवन है, नहीं ये मास, थोड़ा गलती है, दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 15 ग्राम है ना, तो 15 ग्राम और यहाँ चाहिए केजी में चाहिए ना, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड हो गया। सबको समझ में आ रहा है। इसके बाद अब देखो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 और 20, ये हो जाएगा x/62 और एक 20 ऊपर चला जाएगा, वैल्यू 1। इसको सॉल्व कर लो, सही है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, चलिए और कैंसिल कर देते हैं, हो जाएगा 10, ठीक है। तो 17 into 62 डिवाइड बाई 10, तो ये बनेगा 105.4, इतना ही आंसर आ रहा है। एक गलती हो गई, हमने KF की वैल्यू को रखा ही, इसी को सॉल्व कर दिया। KF की वैल्यू रखो पहले 1.86, यहाँ पर भी आ जाएगा 10 हो जाएगा 1.86, अब ये 1.86, यहाँ पर भी आ जाएगा 1.86, ठीक है, तो सही है, ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 1.86। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आएगा 56.6, ठीक है। नाउ ये हमारे पास मास आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा गलतियां हो जाती हैं, तुमने कुछ कमेंट लिखा है कि नहीं लिखा, देखो आधे लोग भाग थे सब लोग नहीं खेल पाएंगे ना। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया, मास आ गया ना। मास के बाद क्या होगा, हमें चाहिए क्या, डेंसिटी चाहिए थी ना, तो सिंपल सी बात है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इससे क्या निकालेंगे, मास हमारे पास 56.66 डिवाइड में वॉल्यूम ये था, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml होता है, ठीक है। ml क्या है, ग्राम, इसको जरा सॉल्व करें, 50.66, इसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.13, ठीक है। चलिए अच्छा, टाइम तुम्हारा हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में है, थोड़ा सोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा तुमको
अच्छे से क्वेश्चन बता रहे हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है। और खासकर जेई ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है। नीट में थोड़ा सा लेवल कम आता है, ये जेई क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो समझ लो फिर से एक पॉइंट समझ लो, वॉल्यूम मतलब ये हमारे पास गिवन था ग्लाइकॉल का, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास गिवन है 15 ग्राम, और टीएफ की वैल्यू गिवन, केएफ की वैल्यू गिवन। डेल्टा टीएफ क्या होता है, m टाइम्स केएफ होता है। डेल्टा टीएफ क्या बनेगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ इक्वल टू m टाइम्स केएफ। तो यहाँ पे केएफ की वैल्यू रख देंगे 1.86, और m क्या होता है, मोलरिटी होता है, गिवन वेट 1 मल्टीपल वेट डिवाइड में सॉल्वेंट इन केजी, तो 15 ग्राम इसको मैंने 1000 से डिवाइड किया। अगेन ये मैंने यहाँ पे टीएफ की वैल्यू रखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 34 आएगा, और ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 56.66। इसके बाद डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि मुझे चाहिए डेंसिटी किसकी, इथाइल ग्लाइकॉल की, तो मास हमने निकाल लिया 56.66। इसके बाद हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, इन द सेम वे डेंसिटी हमारे पास फाइंड हो जाएगी, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही, तो आप लोग जो भी डाउट है पूछिए। सभी लोग जो भी बुक्स जिसके पास हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। जो ना आए तो डाउट पूछिएगा आप लोग। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसको क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे हैं, ठीक है, इनको ज़रा घर पे ध्यान से दीजिएगा। इसको स्ट्रीम करना।